गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, योजना आयोग के बारे में पढ़ा चुका हूँ और मैं एनडीसी के बारे में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को लागू करने का कार्य था एनडीसी का। ये मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो फिर अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई। ठीक है, उन योजनाओं के बारे में ही आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए जो बनाई गई थी वो 1 अप्रैल 1951, याद रखना है, 1951 से स्टार्टिंग होती है और 51 में 5 साल जोड़ दो 1956 आ जाएगा। तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया था कृषि क्षेत्र का। क्यों? क्योंकि देश में उस समय पर आपको पता होगा सबसे ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट थे। आज भी अगर आप देखते हो भारत में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट लोग अगर किसी चीज पे हैं तो वो कृषि पर हैं। तो ये समझा गया कि भारत के इतने करोड़ों लोगों की पेट भरने के लिए हमें अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए कृषि पर ज्यादा जोर देना ठीक रहेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे नहीं नहीं, भारत को कृषि पर नहीं, भारत को उद्योगों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ये एक प्रकार से डिबेट का इशू मतलब शुरुआत से ही बना रहा। कुछ लोगों के कहने के अनुसार हमें कृषि पर ज्यादा जोर देना चाहिए, कुछ लोगों के अनुसार हमें उद्योग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। बट सच्चाई ये है डियर स्टूडेंट्स, हमें कृषि और उद्योग दोनों पर ही जोर दे के चलना पड़ेगा। अगर आप मान लो कृषि पे ही इतना फोकस करो, उद्योग पे कोई ध्यान ना दो तो भी देश के हित में नहीं है। आप उद्योग पर ज्यादा जोर दो और कृषि का ध्यान ना दो, ये भी देश हित में नहीं है। दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। तो ये होता कुछ नहीं है, ये कुछ बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं। जैसे कोई अर्थशास्त्री होगा, उसका नाम होगा हेराल्ड और डोमर। उसने कुछ अपना कॉन्सेप्ट दे रखा होगा, उस कॉन्सेप्ट में ये बता रखा होगा कि कृषि पर ज्यादा जोर देना ठीक रहता है। जब कोई विकासशील देश धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसको पहले कृषि पर जरूर फोकस करना चाहिए। तो हमने हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पे कृषि विकास पर ज्यादा फोकस किया। हमने टारगेट क्या रखा था, विकास दर का। हमने शुरुआत में देश नया नया आजादी हुआ है तो उस टाइम पर हमने टारगेट रखा था कि भाई हम जीडीपी ग्रोथ रेट निकाली जाती है ना, जैसे जीडीपी के आधार पे, तो उसके आधार पे हमने टारगेट रखा था ग्रोथ रेट का 2.1% का टारगेट रखा था और हालांकि हमने अचीव कितना किया, 3.6%। यानी आप पहली पंचवर्षीय योजना को सफल मानेंगे या असफल मानेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो सफल योजना है। क्योंकि सफल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें टारगेट कम रखा गया था और अचीवमेंट ज्यादा हुई है। ठीक है ना, एक ये सबसे मेन तो यही याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि ये पॉइंट मत भूलना। सबसे ज्यादा जोर हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया था और पहली योजना सफल हुई थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, 1951 से 56 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना में आपको पता है, देख पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना आएगी, उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी। तो आपको ये पता होगा तीनों टाइम तक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम पर भी हमारे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर भी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तीसरी के टाइम पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ और इंपॉर्टेंट काम किए। एक भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा। भाखड़ा नांगल डैम क्या है? नांगल हिमाचल प्रदेश में है और भाखड़ा पंजाब में है। भाखड़ा नांगल जो डैम है सतलुज नदी के ऊपर है वो, और इसको बनाने में आपको पता होगा सर छोटू राम का बड़ा योगदान है। तो हीराकुंड, हीराकुंड जो डैम है आपको पता है ये उड़ीसा में है और महानदी के ऊपर है। तो दोनों डैम बहुत ज्यादा, आपको पता होगा हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम है।
और आपको पता है भाखड़ा नांगल डैम दुनिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। तो दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डैम हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, आपको पता होगा, एक दामोदर नदी है जो वेस्ट बंगाल में है। दामोदर नदी के ऊपर भी दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दामोदर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। कई बार ये पूछा जाता है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आंसर देना पड़ता है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, और जैसे मैंने बताया था भाई योजना बनाने का काम किसका होता है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ योजना बनाने का काम योजना आयोग का होता है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। यानी हर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम दूसरी योजना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी योजना 56 से 61 तक चलेगी, 1956 से 61 तक चलेगी। ये बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे भारत के, महलनोबिस, पीसी महलनोबिस। तो इनके कहने के अनुसार, पीसी महलनोबिस का कहना यह था कि भाई अब कृषि से हटके अब हमें किस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं। और इसमें हमने टारगेट अब थोड़ा 4.5 टारगेट रखा था। हमने टारगेट रखा था कि 4.5 ये ग्रोथ रेट, ये विकास दर हम हासिल कर लेंगे। बट हुआ ये, और हमने विकास दर सिर्फ कितनी हासिल हुई, 4.2%, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो विकास दर हमें इतनी ज्यादा हासिल नहीं, जितना टारगेट रखा था उसके हिसाब से हमें ग्रोथ रेट हासिल नहीं हो पाई। ठीक है ना। तो यह योजना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारी जो योजना है क्या ये ज्यादा सक्सेसफुल रही, बताइए। यानी मैंने आपको बता दिया जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया भारी उद्योग पर। उद्योगों पर तो दिया गया, पर भारी उद्योगों में भी ना, उद्योगों में भी किस पे ज्यादा जोर दिया गया, हैवी उद्योग, जो उन पे ज्यादा जोर दिया गया। और देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही हमने क्या किया है, कुछ हमने इस्पात संयंत्र लगाए हैं, लौह व इस्पात संयंत्र, आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए हैं, मतलब आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए हमने। तो राउरकेला में एक प्लांट लगा दिया हमने, राउरकेला, राउरकेला केला मतलब ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। और याद रखना एक जंगल, एक प्लांट हमने लगा दिया भिलाई में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये बात याद रखना है, ये कहाँ पर है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और यानी एक प्लांट उड़ीसा में और एक प्लांट फिर छत्तीसगढ़ में, और एक प्लांट लगा दिया फिर हमने वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर, दुर्गापुर में। और भारत साहित्य क्लब भी बनाया गया, हालांकि ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो बात याद रखना, पीसी महलनोबिस तो बहुत ज्यादा इस बात के फेवर थे कि हमें बाहरी उद्योगों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, उद्योगीकरण पे ज्यादा जोर हमें देना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाए। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 1961 से 1966 तक ये योजना चली है। देखो इस योजना में कुछ कॉमन बातें हैं, 1961 में योजना स्टार्ट हुई और 1962 में क्या हो गया, भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया, भारत का चीन के साथ युद्ध हो गया और इस युद्ध में भारत हार गया। ठीक है। फिर 1965 में, आपको पता है ना इसी योजना के बीच में चल रहे हैं सारे काम, 1965 में भारत और पाक युद्ध भी हो गया। ठीक है ना। और 1966 में सूखा भी पड़ गया। अब सोचिए ना आप, तीन बड़े ऐसे कारण रहे जिसके कारण, मतलब ये लगा लो बहुत बड़ी बात होती है जब कोई देश युद्ध में उलझ जाता है, तो फाइनली अपना विकास से ध्यान तो हट ही जाता है। तो इस योजना में लक्ष्य क्या रखा गया था, आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग पर बल दिया गया। मतलब ये एक ऐसी योजना थी, इसमें कहा गया हम कृषि पर भी जोर दे रहेंगे और उद्योगों पर भी जोर देंगे, दोनों पर जोर देने की बात कही गई। लक्ष्य रखा गया था ग्रोथ रेट का 5.6% का, बट ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया, सिर्फ 2.8 लक्ष्य ही हासिल हम कर पाए, यानी पूरी बहुत बुरे तरीके से योजना असफल हो गई। तीसरी योजना बुरे तरीके से असफल हो गई। ठीक है ना। और इसमें बड़े, आप कहीं आपसे कोई ये पूछ ले भाई तीसरी योजना के असफल होने के कारण बताओ, तो आप ये कारण बता देना। ठीक है ना। भारत और चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, और 1966 में सूखा पड़ गया था। और याद रखना 1966 में वैसे हरियाणा भी बना था 1 नवंबर 1966 को।
यानी जिस साल हरियाणा बना है उसी साल मतलब सूखा भी पड़ा है। इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति भी स्टार्ट हो गई थी। एक बात याद रखना है, हरित क्रांति स्टार्ट कब हुई, याद रखना ये डेट भी, हरित क्रांति 1966 और 67 में स्टार्ट हुई है। तो मतलब सीधा 1966 याद रखे, उसी साल हरियाणा बनता है और उसी साल मतलब क्या स्टार्ट हो जाती है, हरित क्रांति स्टार्ट हो जाती है। हरित क्रांति का मेन उद्देश्य ये था, टेक्नोलॉजी का, सिंचाई का, हाई क्वालिटी के बीजों का, बहुत टाइप की चीजों का इस्तेमाल करके हमने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है। और हरित क्रांति के कारण आपको पता है गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 30 गुना बढ़ गया था। ठीक है, तो हमने ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लिया जो टोटली फेलियर थी। और सोचिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कितना भी बड़ा नेतृत्व हो, कितने भी बड़ा नेता हो, हालात और परिस्थितियां कई बार ऐसे हालात बना देते हैं। ठीक है ना। तो अब डियर हम देखते हैं अगली योजना के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, यानी आपने पता चल गया हमने तीन पंचवर्षीय योजना पढ़ ली, तो जाहिर सी बात है अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी, अब भाई चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी। तो रूल के हिसाब से अब याद रखना, जो इससे पहले वाली योजना थी, तीसरी योजना थी, जो आपको पता है 1961 से 1966 तक चली। तो वही अगली योजना तो 1966 में ही आनी चाहिए ना, बट हुआ ये नहीं हो पाया। ठीक है ना, ये नहीं हो पाया। हुआ क्या था, 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं बनाई गई, यानी एक एक साल की योजनाएं बनाई गई। ठीक है, यानी एक साथ 1900, हालांकि होना तो ये चाहिए था 1966 में ही 5 साल की योजना बना दो, पर ये बात याद रखना, जैसे 1966 डेट आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इस साल आपको पता होगा सूखा भी पड़ा था और हरियाणा भी बना था। और आपको पता होगा हरित क्रांति स्टार्ट हो गई थी 1966 में, और 1966 में 1966 में 1967 में मतलब इस टाइम से लेकर आप 69 तक 3 सालों के लिए एक एक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं बनाई, यानी एक एक साल की योजना बनाई, यानी कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजनाएं रोकी गई, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से असफल हो गई थी। इस समय को योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट 1966 से लेकर 1969 तक के 3 साल के कार्यकाल में कुछ टाइम के लिए पंचवर्षीय योजनाएं रोक दी गई, इसलिए रोक दी गई, एक भाई एक एक साल योजना बनाते हैं और यार विचार विमर्श करते हैं, यार ऐसा क्या कारण है यार, इतने बुरी तरीके से हमारी योजना फेल हो रही है। तो हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। और 1900 फिर 69 में और 1973 तक की हम बात करते, चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, चौथी पंचवर्षीय जो योजना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, जो 1969 में स्टार्ट होने जा रही है और जो 1971 तक चलेगी। ठीक है ना, 1973 सॉरी 1973 तक ये योजना चलेगी। और ये भी पॉइंट आपको याद होगा 1971 में क्या हुआ था, उस टाइम पर 1971 के टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और हुआ क्या था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1971 में, और बांग्लादेश एक नया देश बन गया था 1971 में। ठीक है ना, तो वो इसी पंचवर्षीय योजना के बाद की बात है। इस समय प्लानिंग कमीशन की प्रमुख कौन थी, इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम प्लानिंग कमीशन की जो हेड थी वो थी इंदिरा गांधी, ये बात याद रखना। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड देख लेते हैं। अब इंदिरा गांधी क्या लक्ष्य रखने को जा रही है, क्या प्राथमिकताएं लेगी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इन्होंने कहा कि भाई शिथिलता के आत्मनिर्भरता पर बल दिया, मतलब वही चीज आगे कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया। कुल मिलाकर ये है आत्मनिर्भरता का मतलब ये है भाई उद्योग और कृषि दोनों में ठीक ठाक हम काम करेंगे, और ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, इस योजना का प्रारूप, इस योजना का डिजाइन जो तैयार किया था वो D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना ने गॉडगिल ने तैयार किया था, ये बात आप याद रखेंगे। और चौथी पंचवर्षीय योजना में एक पॉइंट, ये जो पॉइंट याद रखेंगे, ये भी आपको पॉइंट याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 5.7 का, और हमारे को जो लक्ष्य था वो पूरा अचीव नहीं हो पाया। यानी सोचिए कि इंदिरा गांधी जब हमारी पीएम थी, तो उस टाइम पर मतलब हमें लक्ष्य अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है ना, पर इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण काफी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब ये 14 बैंक ऐसे रहे होंगे जो पहले प्राइवेट थे, इंदिरा गांधी ने इनको गवर्नमेंट कर दिया।
तो इंदिरा गांधी ने लोगों को समझाया कि देखिए भाई, प्राइवेट बैंक जो है वो गरीबों के हित में काम नहीं करेंगे, मैं इनको सरकारी बैंक में तब्दील कर देती हूँ, और सरकारी बैंक क्या करेंगे, फिर गरीबों को लोन देंगे, और गरीब लोग इससे खुश हो गए, और उन्होंने बाद में इंदिरा गांधी को इस चीज का क्रेडिट भी दिया, फायदा भी पहुंचाया, वोट भी दिया। पर समझने वाली बात है कि देखिए डियर स्टूडेंट, कितने ही सरकारी बैंक है, और गरीब को चाहने जहां जरूरत होती है, कोई सरकारी बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है। बट क्या है कि भाई, ये तो जनता को बहकाने वाली बात है। बट ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, और इसरो की स्थापना भी इन्होंने की। ये बात याद रखना, इसरो जो भारत का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ता है, उसकी स्थापना भी मतलब इंदिरा गांधी ने की है। और कौन सी है, चौथी योजना में की है। लक्ष्य प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो यह योजना असफल रही है। अगर आप केवल इस चीज को ध्यान में रखो कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट कितना निकल के आया, उसके हिसाब से देखोगे तो यह योजना भी असफल रही है। पर एक बात याद रखना, इस पंचवर्षीय योजना की कृषि वृद्धि दर ग्रोथ रेट भारत में सर्वाधिक रही है। 12 पंचवर्षीय योजना, मतलब अब आपको पता होगा टोटल भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, 12 बनाई गई थी। उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में देखो, ये एक बात याद रखना, ये योजना मानते हैं सच है, ये योजना सफल हो गई थी, बट केवल अगर कृषि को ध्यान में अगर रख के अगर देखे तो ये योजना बहुत ज्यादा सफल थी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस टाइम पीरियड में उद्योग का ज्यादा विकास नहीं हो पाया, और भी कई सेक्टरों का विकास नहीं हो पाया, पर इस योजना में कृषि की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी। अब भाई आप बोलेंगे, कृषि की चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास दर इतना ज्यादा क्यों था? क्योंकि कृषि में सिंचाई पर महत्व ज्यादा दिया गया था। ये पॉइंट मैंने यहाँ बता रखा है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर और सिंचाई पर महत्व ज्यादा दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ पंचवर्षीय योजना, हमने 4 पंचवर्षीय योजना यहीं पर पढ़ ली है, तो बाकी की पंचवर्षीय योजनाएं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएंगी।